अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर। मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पे ग्रेड 10 की केमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि हमारे पास इन्वायरमेंट में जो एटमॉस्फेयर है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, जो चीज़ें ख़राब कर रही हैं, पॉल्यूट कर रही हैं, उसको भी पढ़ लिया है। अब हमने क्या करना है, इस लेक्चर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वही क्वेश्चंस जो हमारी बुक में गिवन है। और उनसे हमने ये देख लेना है कि अगर पेपर में ये क्वेश्चन आए, एक तो हमें आंसर कैसे पता होना चाहिए, और दूसरा हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी कि क्या हमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स याद हैं या नहीं। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखने के लिए आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करने लगे हमारी बुक के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। और आपको पता है ऑलरेडी हम एमसीक्यूज क्यों सॉल्व करते हैं। हम एमसीक्यूज इसलिए सॉल्व करते हैं ताकि हमें ये पता लग जाए कि हमारे कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से क्लियर हैं या नहीं। और साथ ही साथ हम एमसीक्यूज को हमेशा एंड पे सॉल्व करते हैं ताकि हमारी पूरी ग्रिप हो सके कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, अब हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और हम बारी बारी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि हमारे जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी रिवाइज हो जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अबाउट 99% एटमॉस्फेयर्स मास लाइज विद इन। आपको मैंने पहले भी बताया है कि हमेशा जब भी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं ना, उनको क्योंकि आप बाकी ऑप्शन से अलहदा नहीं कर सकते अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। इसी वजह से स्टूडेंट्स आपने इनको याद करना है। तो जब हम 99% एटमॉस्फेयर्स मास की बात करते हैं तो सबने याद रखना है कि हम कहते हैं वो 30 किलोमीटर्स के अंदर होता है। ठीक है, 30 किलोमीटर्स के अंदर होता है। इसके अलावा आपको याद होगा हमने एक और बात भी की थी इसके बारे में। हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि 75% मैथ्स लोएस्ट 11 किलोमीटर्स पे होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें, ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो इससे रिलेटेड आपने याद रखने हैं कि आपसे 11 किलोमीटर्स का भी पूछा जा सकता है जिसमें 75% मैथ्स है, और आपसे 30 किलोमीटर्स का भी पूछा जा सकता है जिसमें 99% मैथ्स है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर वेरिएशन एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू। आप सबको पता है, आप सबने पढ़ा है कि हमारे पास एटमॉस्फेयर के 4 रीजन्स होते हैं। टेम्परेचर वेरिएशंस की बेस पे इसकी डिवीजन हुई होती है। ठीक है, टेम्परेचर जिस तरह वेरी करता है उस तरह से डिवीजन है। किस तरह वेरी करता है आप सबको पता है। ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर क्योंकि आपके पास डिक्रीज कर रहा होता है, फिर आपके पास जैसे जैसे स्ट्रेटोस्फेयर आती है टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, मीजोस्फेयर में डिक्रीज करता है, और थर्मोस्फेयर में फिर से इंक्रीज करता है। इसकी रीजंस पता होनी बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे तो एमसीक्यू में सिर्फ इतना पूछा गया ना कि आपके पास रीजंस कितने हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स ये भी पता होना चाहिए कि टेम्परेचर वेरिएशन क्यों हो रहा है। पेपर में इससे रिलेटेड क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जस्ट अबव द अर्थ सरफेस इज। अर्थ सरफेस के बिल्कुल ऊपर कौन सी लेयर है? हमारे पास देखें, आप सबको पता है कि ट्रोपोस्फेयर इज जस्ट अबव द अर्थ सरफेस। ये तो हो गई पहली लेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। अगली 3 बातें अगर हम करें, देखें बाकी ऑप्शंस। मीजोस्फेयर आप सबको पता है कि 3rd लेयर है एटमॉस्फेयर की। स्ट्रेटोस्फेयर 2nd लेयर है, और थर्मोस्फेयर 4th लेयर है, लास्ट लेयर है, जिसकी हमने बात अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू की है। ठीक है, इस वजह से ये सारी चीजें याद रखनी है। अब देखें, आप सिर्फ आपकी रिविजन हो रही है, आपके कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्योंकि क्लियर हैं, तो हम उन्हीं बातों को थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं। और आपको याद आ गया होगा कि बाकी लेयर्स के क्या काम है, टेम्परेचर वेरिएशन किस तरह से है। जब भी अर्थ की बात होगी उसके साथ हमेशा सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फेयर की बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रुप ऑफ गैसेस दैट मेंटेन्स टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इज। याद रखना स्टूडेंट्स, कुछ भी हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। बस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यही 2 चीजें हैं जो टेम्परेचर को मेंटेन कर रही हैं। इन्हीं की वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन्ड है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, इसी वजह से इनको नहीं भूलना आपने कभी भी। ठीक है, बाकी ऑप्शंस को अगर हम डिस्कस करते हैं तो बाकी ऑप्शंस का आप सबको पता है कि आप बी ऑप्शन देख लें, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन की तो बात ही नहीं हमने करनी। ठीक है, सी ऑप्शन में ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स, ऑक्सीजन की भी कोई बात नहीं है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की कोई बात नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स का सेम ऑप्शन में होना जरूरी है इसके लिए। ठीक है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जो है द अर्थ एटमॉस्फेयर इज गेटिंग हॉटर बिकॉज ऑफ। अर्थ एटमॉस्फेयर क्यों हॉट हो रहा है? इससे रिलेटेड जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो टेम्परेचर में इंक्रीज आता है उसके पीछे क्या वजह होती है, उसके पीछे आप सबने याद रखना है कि उसके पीछे एक ही वजह है और वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हुए जरा ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहली ऑप्शन है इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक तो लीथल गैस है, पॉइजनस है, दूसरा इसका टेम्परेचर से कोई ताल्लुक नहीं है, ये वैसे ही पॉइजनस गैस है, तो इसकी बातें हम डिफरेंट तरीके से करते हैं। दूसरी ऑप्शन है इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हमें ये बात ठीक लग रही है क्योंकि ये सही बनती भी है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब भी आपके एनवायरनमेंट में इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर में इंक्रीज आना शुरू हो जाएगा।
ठीक है। टेम्परेचर में आएगा इंक्रीज, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो ये वाली ऑप्शन ठीक बनती है। लेकिन फिर भी हम बाकियों को एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। बाकी ऑप्शन है इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन, ओजोन का भी आपके टेम्परेचर चेंज से कोई इफेक्ट नहीं है। ओजोन का वैसे भी जितना रोल प्ले है वो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर है, जो कि आपकी एटमॉस्फेरिक लेयर है। लास्ट ऑप्शन इज इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। हर पॉल्यूटेंट का एक अपना रोल है और एक अपने तरीके का उसका नुकसान है जो वो सोसाइटी को दे रहा है या वो इन्वायरमेंट को दे रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि बाकी गैसेज अगर बढ़ रही हैं तो वो टेम्परेचर की तरफ कोई कंट्रीब्यूशन कर रही है। टेम्परेचर की तरफ जब हमने बात की है तो क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की बात की है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही जहन में रखना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर था 5th का। 6th की तरफ चलते हैं। Which one of the following is not a greenhouse effect? ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सा नहीं है इनमें से? पहली ऑप्शन है इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। अब इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तो इफेक्ट है, क्योंकि स्टेटमेंट पे गौर करें, उन्होंने कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, नॉट का मतलब है कि सारी ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी ऑप्शन है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है। तो नॉट के वर्ड पे गौर करें, नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया? इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ये तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसका मतलब टेम्परेचर तो इंक्रीज होता है। ये तो ऑप्शन गलत हो गई, मतलब ये हमारा आंसर तो ना हुआ ना। सेकंड ऑप्शन इज इंक्रीजिंग फूड चेन्स। ये हम मान सकते हैं कि फूड चेन का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट से भी ज्यादा इसको रिलेट किया नहीं है, लेकिन इंक्रीज होने वाली बात मानी जा सकती है कि ये थोड़ी करेक्ट नहीं है। फिर भी हम बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन इज इंक्रीजिंग फ्लड रिस्क। फ्लड रिस्क बढ़ते हैं, आप सबको पता है क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर में इंक्रीज आता है, और क्योंकि टेम्परेचर में इंक्रीज आ जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, इस वजह से आपको पता है कि सारे ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं, आइस कैप्स मेल्ट करती हैं, और क्योंकि पानी सी लेवल पे आके बहुत ज़्यादा फ्लो करने लग जाता है तो उसकी वजह से फ्लडिंग होती है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास सही ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन है इंक्रीजिंग सी लेवल। तो वो फ्लड रिस्क जो बढ़ रहे हैं वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि सी लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो आपके पास जो सही आंसर है वो आप देख सकते हैं कि इंक्रीजिंग फूड चेन ही है एक ऐसा ऑप्शन है जिसका ग्रीन हाउस इफेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स जब भी कंफ्यूज होने लगे तो परेशान नहीं होना ज़्यादा, ये बात याद रखनी है आप सबने कि देखा करें बाकी ऑप्शंस को गौर से, और ये समझा करें कि क्या बाकी ऑप्शंस में कोई ऐसी ऑप्शन है जो रिलेट करती हो स्टेटमेंट से। तो क्योंकि बाकी तीनों तो ऐसे हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने पढ़े हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन है इंक्रीजिंग फूड चेन जो हमें पता है कि हमने नहीं पढ़ा, तो ये वाली ऑप्शन करेक्ट हो सकती है। ठीक है, इस तरह से सारी ऑप्शंस देखा करें बारी बारी, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि ऑप्शंस पे नज़र ज़रूर रखा करें। ऑप्शंस जो होती हैं ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, उनसे पता चलता है कि आपके पास जो आंसर है वो क्या आ सकता है। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नॉर्मली रेन वाटर इज वीकली एसिडिक बिकॉज ऑफ। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स रेन वाटर एसिडिक क्यों होती है, उसकी वजह क्या है? उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है। रेन वाटर की थोड़ी सी इधर बात कर लेते हैं। आप सब ने याद रखना है कि रेन वाटर आपके पास वीकली एसिडिक होती है, जो बात हम पहले कर भी चुके हैं कि रेन वाटर वीकली एसिडिक होती है। ठीक है, लेकिन उसके वीकली एसिडिक होने की वजह क्या होती है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। अब वो ज़्यादा एसिडिक कब हो जाती है? जब आपके जितने पॉल्यूटेंट्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड्स बना देते हैं, तब उसका जो पॉल्यूटेंट लेवल है, क्योंकि वो पॉल्यूटेंट लेवल ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, एसिडिक लेवल बढ़ जाता है, फिर वो एसिडिक हो जाती है। तो ठीक है, बात समझ में आ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है कि इस एसिड रेन नॉर्मली वीक होती है, वीकली एसिडिक होती है। ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट्स कि आप यहाँ पे नॉर्मली रेन वाटर इज वीकली एसिडिक। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई। बाकी ऑप्शंस को भी फिर भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड पॉल्यूटेंट है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। उसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब भी आपके पास पॉल्यूटेंट्स हैं, ये रिएक्ट करेंगी तो आपके पास क्या बन जाएगा? आपके एसिड्स बनते हैं। सल्फर की मौजूदगी में सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, नाइट्रोजन कंपाउंड की वजह से नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, लेकिन ये सारे बनाते हैं नाइट एसिड्स। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बेशक कार्बोनिक एसिड बनेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जो वैसे भी एटमॉस्फेयर का पार्ट है, आपको पता है ना, क्योंकि इसने प्लांट्स को हेल्प आउट करना है फोटोसिंथेसिस में। तो ऑक्सीजन जहाँ हमारे लिए ज़रूरी है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, जो हमने बात पहले की है। तो ये ऑलरेडी क्योंकि नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, इसलिए क्या होता है कि जो नॉर्मली रेन वाटर है वो वीकली एसिडिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्डिंग्स आर बीइंग डैमेज्ड बाय एसिड रेन बिकॉज इट अटैक्स। बिल्डिंग्स में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको अटैक करती है एसिड रेन? कैल्शियम सल्फेट नहीं है, कैल्शियम नाइट्रेट नहीं है, कैल्शियम ऑक्सलेट भी नहीं है, हमने एक ही कंपाउंड पढ़ा है कैल्शियम कार्बोनेट।
ठीक हो गया। देखिए सारी की सारी चीज़ें बुक में पढ़ी हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नई है, जो डिफरेंट है। तो क्योंकि हमने ये सब कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, इसलिए हमें आते भी हैं, हमें समझ भी है। ठीक हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एसिड रेन अफेक्ट्स द एक्वेटिक लाइफ बाय क्लॉगिंग फिश गिल्स बिकॉज ऑफ। एसिड रेन एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट करती है और फिश गिल्स को क्लॉग कर देती है। किसकी वजह से? कौन सा मेटल था? लेड, मर्करी, क्रोमियम नहीं थे, एल्यूमिनियम मेटल था। इस पर मैंने आपको डिटेल में लेक्चर में भी समझाया था कि एल्यूमिनियम मेटल होता है जो कि फिश के गिल्स में जाके क्लॉगिंग कर देता है। क्लॉगिंग का मतलब है कि वो वहां पे जाके ब्लॉकेज कर देता है। ब्लॉकेज करने की वजह से क्या होता है कि ब्लॉकेज करने की वजह से फिश रेस्पायर नहीं कर पाती, सांस नहीं ले पाती जिस तरह उसको नॉर्मली लेना होता है, क्योंकि गिल्स ही तो उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ना, तो उसी को जाके ब्लॉकेज कर देगा। इसी वजह से एल्यूमिनियम मेटल की बार बार हमने बात भी की थी। ठीक हो गया, ये एमसीक्यू भी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओजोन इज बेनिफिशियल फॉर अस एज इट। अब ओजोन क्या करती है, कब ये बेनिफिशियल होती है? आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि जो ओजोन है वो आपके स्ट्रेटोस्फीयर में जब तक मौजूद है तब तक तो आप उसको गुड ओजोन कह देंगे, लेकिन जैसे ही वो आपके एटमोस्फेयर में आएगी, आपके और मेरे रेस्पिरेटरी प्रोसेस का एक पार्ट बन जाएगी, तब जाके आप उसको बेनिफिशियल नहीं कहेंगे। और वो कब होता है? जब आपके पास ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की फॉर्म में आपके इर्द गिर्द मौजूद होता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं कि बेनिफिशियल कब होगा। एब्जॉर्ब्स इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन को नहीं एब्जॉर्ब करता ओजोन। इट एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये हमारे पास सही ऑप्शन है। बाकी दो देख लें। एब्जॉर्ब्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसकी वजह से बेनिफिशियल नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से तो ब्रेक डाउन होता जा रहा है ना ओजोन का, तो बेनिफिशियल तो उसके लिए ना रही। और एब्जॉर्ब्स एयर पॉल्यूटेंट्स, तो ये भी बात गलत है। सिर्फ आपके पास करेक्ट आंसर क्या है कि इट एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेडिएशंस। ठीक हो गया, यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। इसी वजह से क्या होता है कि ये आपके पास एक अच्छा बेनिफिशियल कंपाउंड या बेनिफिशियल मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का साबित होता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पॉल्यूटेंट। तो आप देखें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आप सबको पता है एटमॉस्फेरिक गैस है, 78% प्रेजेंट होती है और ये बिल्कुल ही इनर्ट गैस है, इसका होना ना होना एक ही बात है। सेकंड ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का ऑक्साइड है, ये है एयर पॉल्यूटेंट। थर्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, ये भी एक एयर पॉल्यूटेंट है। ओजोन सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है, तो नाइट्रोजन इज दी ओनली करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। नाइट्रोजन गैस आपके एनवायरनमेंट में भी प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में 78% इसकी अमाउंट है और ये एयर पॉल्यूटेंट नहीं है बल्कि इनर्ट गैस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर्स आर डैमेज्ड बाय। ये बात याद रखनी है कि आयरन और स्टील स्ट्रक्चर्स का जो डैमेज है ना, आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर्स आर डैमेज्ड बाय, तो इनका डैमेज किस वजह से होता है? इनका डैमेज होता है स्टूडेंट्स, याद रखना है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से डैमेज होता है। जो बाकी ऑप्शंस हैं इनमें कंफ्यूज नहीं होना, आयरन और स्टील स्ट्रक्चर की जब भी बात होगी तो सल्फर डाइऑक्साइड आपके पास मेन कल्प्रिट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिटेड बाय द अर्थ आर एब्जॉर्ब्ड बाय। अर्थ के टेम्परेचर की बात हो कि टेम्परेचर कौन सी चीज मेंटेन कर रही है, या बात हो कि अर्थ के जो इंफ्रारेड रेडिएशंस है उनको कौन सी चीज एब्जॉर्ब कर रही है, हमेशा स्टेटमेंट चेंज है, बात हुई है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। ठीक है, सिर्फ वाटर लिखा हो साथ वेपर्स भी लिखा हो, एक ही बात है। आपके पास यही दो गैसेस इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। पहली बात की नहीं इंपॉर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन भी नहीं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं। ठीक है, आपने जब भी, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बेशक बात हो कि अर्थ एटमॉस्फेयर हॉट होता जा रहा है, बेशक स्टूडेंट्स ये बात हो कि कौन सी गैसेस हैं जो टेम्परेचर मेंटेन करती हैं एटमॉस्फेयर का, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स का जिक्र आएगा, या बात हो कि कौन सी ऐसी गैसेस हैं जो कि इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं, तो भी बात कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की है। ठीक है, ये भूलना नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बार बार इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये वैसे भी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं अब। ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज राइजिंग ऑफ द सी लेवल, द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज। देखा स्टेटमेंट अक्सर कितनी इजी होती है, लंबी चौड़ी बात कर दी होती है, लेकिन एंड पे बात बहुत सिंपल सी पूछी होती है कि कॉज क्या है ग्लोबल वार्मिंग का। हम सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग का कॉज है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, और उसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब यहाँ से चलते हैं। विच गैस प्रोटेक्ट्स द अर्थ सर्फेस फ्रॉम यूवी रेडिएशंस। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाए, नाइट्रोजन हो जाए, यूवी रेडिएशंस की जब बात आएगी सिर्फ एक गैस को याद रखना है, वो है ओजोन, O3। यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब सिर्फ इसने करना है, बाकी ऑप्शंस में जो सी मर्जी गैस हो
इट डजेंट मैटर, आपके पास ओजोन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन आर एक्सेप्ट द फॉलोइंग वन, कि इनमें से सारे के सारे आपके पास ओजोन डिप्लीशन के इफेक्ट हैं, लेकिन कौन सा है जो नहीं है। पहला इंक्रीजेस इन्फेक्शियस डिजीजेस, ये हमने पढ़ा था कि ये ओजोन डिप्लीशन का इफेक्ट है, तो ये तो सही ऑप्शन ना हुआ। उन्होंने पूछा है कौन सा है जो नहीं है। सेकंड ऑप्शन इज इंक्रीजेस क्रॉप प्रोडक्शन, ये माना जा सकता है, लेकिन बाकी भी एक दफा देख लेते हैं। सी ऑप्शन कैन कॉज स्किन कैंसर, ये भी करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन कैन कॉज क्लाइमेटिक चेंज, ये सब करेक्ट है, सिर्फ एक इंक्रीजेस क्रॉप प्रोडक्शन, ये वाली ऐसी बात है कि जो हमें पता है ओजोन डिप्लीशन का इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इंक्रीजेस क्रॉप प्रोडक्शन वाली बात गलत है, ये हमारा सही आंसर है इस ऑप्शन का। जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज होते हैं गौर से पढ़ा करें, गौर से समझा करें, क्योंकि इनमें से 80% पेपर आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ दिस पॉल्यूटेंट्स इज नॉट फाउंड इन कार एग्जॉस्ट फ्यूम्स। कार एग्जॉस्ट में कौन से, कार एग्जॉस्ट फ्यूम्स का मतलब होता है कि एग्जॉस्ट सिस्टम से जो गैसेस निकल रही हैं उनमें कौन सी गैस मौजूद नहीं, कौन सा पॉल्यूटेंट मौजूद नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड मौजूद है, सल्फर का ऑक्साइड मौजूद है, ओजोन मौजूद नहीं है बस उसमें। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, ओजोन मौजूद नहीं है, ये बात याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना चीजों में। बाकी सब ऑक्साइड्स क्योंकि मौजूद होते हैं इसलिए हमने उनको डिस्कस नहीं किया। ठीक हो गया, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। द प्रोसेस बाय विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज टर्न्ड इनटू नाइट्रेट्स इन द सॉइल इज कॉल्ड, कैसे नाइट्रेट में कन्वर्जन होती है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कौन सा प्रोसेस होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, और नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कराते हैं, ये तो मैंने आपको बात बता दी थी। और इसमें होता क्या है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नाइट्रेट्स वो फॉर्म है ना जो बाद में यूज होगी, इस वजह से ये यूज हो सकता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन तो यूज नहीं हो सकता। तो ये इस तरह से याद रखना, नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट। इसमें नाइट्रेशन इसको नहीं कहते, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी नहीं कहते, इसको फिक्सेशन कहते हैं, फिक्सिंग। ठीक है, नाइट्रोजन की फिक्सिंग होती है, फिक्सेशन होती है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय, ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होती है। ग्लोबल वार्मिंग इसलिए, आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की तो यहाँ पे बात नहीं आ रही, तो देख लेते हैं ऑप्शंस एक दफा डिस्कस कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिटेड बाय अर्थ सरफेस, तो ऐसा ही है कि अर्थ सरफेस से जो इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिट हो रही हैं वो बार बार एब्जॉर्ब हो रही हैं। कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है, उनको एमिट नहीं होने दे रहा, इसी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। सेकंड ऑप्शन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन, तो सन की तरफ से इंफ्रारेड रेडिएशंस नहीं आती, ये बात हमने ऑलरेडी की हुई है, ये तो अर्थ की तरफ से एमिट होती हैं। थर्ड ऑप्शन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सन, ऐसा भी नहीं है, यूवी रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही, उसकी एब्जॉर्प्शन की वजह से इनफैक्ट टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ठीक है, क्योंकि यूवी रेडिएशन जब एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो उनकी हीट जो है वो अर्थ तक नहीं आएगी। लास्ट ऑप्शन इज एमिशन ऑफ यूवी रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो यूवी रेडिएशन अर्थ सरफेस से एमिट होती नहीं, ये बात हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए ही था, विच इज एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिटेड बाय अर्थ सरफेस। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई, ये सही ऑप्शन है। एमसीक्यूज गौर से सुनने हैं, जो पेपर में आते हैं ना वो बुक के 80% होते हैं एमसीक्यूज, इसलिए इनको जरूर याद कर लें। लास्ट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट एमसीक्यू है हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू अस बिकॉज, क्यों हार्मफुल होती है आप सबको पता है, पैरालाइजेस नहीं, ये ऑप्शन गलत है। इट डैमेजेस लंग टिश्यूज, ये भी गलत है। क्या करता है, इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, कैसे, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ जाके अटैच कर जाएगा और हीमोग्लोबिन के साथ अटैच करते ही ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा, तो ऑक्सीजन को तो ये ट्रैवल करना ही नहीं देगा, इसी वजह से। इट मेक्स द ब्लड कोगुलेट, कोगुलेट का मतलब होता है थिक कर देता है, कोगुलेशन का भी कोई प्रोसेस नहीं होता, ये बात याद रखनी है। बाकी ये वाले हमारे एमसीक्यू से स्टूडेंट्स जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनको आपने रिवाइज जरूर करना है, क्योंकि आपके बुक का जो होता है ना एमसीक्यू पोर्शन, उसमें से 80% एमसीक्यूज पेपर में आते हैं, तो आप इनको रिवाइज करें। आई होप आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज हो गए होंगे इससे, फिर भी एक दफ़ा इसको दोबारा ज़रूर देख लीजिए। स्टूडेंट्स, मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं। हमेशा कहती हूँ कि आप ऑप्शंस को पढ़े बगैर कभी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर्स मत लिखा करें। क्यों? क्योंकि फिर अक्सर आती हुई चीज़ें गलत हो जाती हैं। एमसीक्यूज करते हुए अगर आपको लगा कि आपका अभी कोई कॉन्सेप्ट है जो वीक है, तो दोबारा उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसके बाद हमने शुरू करना है नेक्स्ट चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर में नए कॉन्सेप्ट्स हैं, नई बातें हैं। उधर तक जाने से पहले ज़रूरी है आपको ये सारी चीज़ें आती हों। आप इन सब की करें प्रैक्टिस। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।